जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 को देखते हुए तैयार किया गया है। ठीक है, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, के रचनाकार कौन है? तो कौन है साथियों? अज्ञेय है। कौन? अज्ञेय, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा, अज्ञेय जी की कुछ और रचनाएं देख लेते हैं। देखिए, आंगन के पार द्वार, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आंगन के पार द्वार, नदी के दीप, त्रिशंकु और एक बूंद सहसा उछली, ये किसकी है? अज्ञेय जी की रचना है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो इनकी एक रचना थी कितनी नावों में कितनी बार। इसके लिए इनको वर्ष 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? अज्ञेय जी को। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? बताइए क्या है हिंदी, क्या है भारत की? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तकनीकी भाषा है या काव्य भाषा? तो पहली बात साथियों की भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा, यानी हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी जो कामकाज की भाषा है, वो हमारी हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी क्या हमारी है? राजभाषा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 343, इसके तहत क्या है ना कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 343 के तहत क्या किया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ठीक है, कौन सा है? तो देखिए, जो मेघ है ना, ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा, आइए कुछ बातें कर लेते हैं तत्सम और तद्भव शब्द की। देखिए, अगर हम बात करें जेठ, ठीक है, तो जेठ हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। अगर इसका आपसे तत्सम कोई देता है तो होता है ज्येष्ठ। क्या होता है? ज्येष्ठ। ठीक है, और भौरा, ठीक है, भौरा क्या हमारा है? एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है। राइट, चलिए आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्याप्त शब्द का विलोम, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? बताइए, व्याप्त क्या है? अव्यक्त तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अव्यापक भी नहीं होगा, या अव्याप्त, ठीक है, ये भी नहीं होगा, मतलब अव्याप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो व्याप्त का क्या होता है? अव्याप्त होता है। राइट, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो साथियों किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनको जो है ना, इनकी कौन कौन सी रचनाएं? रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं, ये है कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मिरथी, सूरज का ब्याह। ठीक है, किसकी है? दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? ठीक है, बताइए विदेशी शब्द कौन सा है? तालाब है, खुद है, खंड है या पेड़ है? तो खुद क्या है? ये विदेशी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन हैं? बताइए कौन है? तो है साथियों रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो हिंदी का, ठीक है, दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त किए हैं रामधारी सिंह दिनकर ने प्राप्त किया है। उनकी कृति क्या थी? उर्वशी थी। ठीक है, और इनको कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था। यानी हिंदी का जो दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में दिया गया था। राइट, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा? बताइए सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा? ठीक है, सर्वज्ञ का विलोम होता है साथियों अल्पज्ञ। ठीक है, क्या होगा? अल्पज्ञ होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? बताइए। दिग्गज, तो हमने क्या बताया? दिक धनगज, ये व्यंजन संधि हो गई। जगदीश, जगत प्लस ईश। ठीक है, महिष, ये भी नहीं। लेकिन निरंतर में क्या है कि निरंतर जो है साथी विसर्ग संधि, मतलब इसका होता है संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे कि नी धन अंतर होता है। क्या होता है? नी धन अंतर होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? यही हमारी विसर्ग संधि है। ठीक है, और हमने आपको बता दिया दिग्गज क्या है? व्यंजन संधि। ठीक है, दिक दनगज होता है। फिर उसके बाद महिष, ठीक है, मही प्लस ईस। ठीक है, मही प्लस ईस। अब देखिए छोटी या छोटी का मिलन जब होगा तो बड़ी ही बनता है। हमने आपको व्यंजन संधि सॉरी स्वर संधि पढ़ा तो बताया था कि इसमें ये दीर्घ स्वर संधि आती है। ठीक है, और जगदीश में क्या होगा साथ ही? जगत प्लस ईस, ये भी व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होता है? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना था, तो कौन सा होगा साथियों? वो होगा कानिन। क्या होगा? कानिन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कानिन। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? बताइए। मनोहर सो रहा है, ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया तो नहीं होगी क्योंकि इसमें क्या होता है ना, प्रेरणा दी जाती है, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया तो वैसे भी नहीं होगी। अब द्विकर्मक, दो कर्म तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये भी नहीं होगी। अब बचा अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक का जब क्रिया हमने पढ़ाया आपको तो बताया था ना कि क्रिया एक अकर्मक एक सकर्मक होगी। तो अकर्मक के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको वाक्य में, ठीक है, क्या लाकर क्वेश्चन करना होता है। अगर उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक हो जाती है और नहीं मिलता तो अकर्मक होती है, ठीक है। तो मनोहर सो रहा है, तो आप क्वेश्चन करिए लगा कि मनोहर क्या सो रहा है, ठीक है। मनोहर क्या सो रहा है मतलब कोई उत्तर नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गई हमारी, ये अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। अकर्मक क्रिया यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती अथवा जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? ठीक है, जो राज्य दिए गए हैं पूछ रहा है कि इसमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। तो पहली बात आती है देवनागरी लिपि है क्या। जैसे जो हम हिंदी लिखते हैं ना, जो हमारी हिंदी की लिखावट है, लेफ्ट टू राइट हम हिंदी को लिखते हैं ना, है ना, तो ये हमारे की यही देवनागरी लिपि है। और इंग्लिश की कौन सी लिपि है? इंग्लिश की रोमन लिपि है ना। हिंदी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं और इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखते हैं, राइट। चलिए, तो इसमें क्या पूछा था कि इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। किसमें? गुजरात में, ठीक है। अगर हम बात करें कि देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ना वो गुजरात, ठीक है, गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। बताइए। सुंदर, ठीक है, सुंदर, या फिर आग्नेय, आंतरिक या अंतर। आप पूछा क्या था आपसे कि विशेषण का उदाहरण नहीं। देखिए सुंदर हमने बताया ना कि गुणवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है, जैसे वो लड़का बहुत सुंदर है ना, तो ये विशेषण है। आग्नेय ये भी विशेषण, आंतरिक ये भी विशेषण, लेकिन अंतर नहीं है साथियों, ठीक है। और हमसे क्या पूछा था कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अंतर जो है साथियों विशेषण तो नहीं है, लेकिन अगर इसका विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा? अंतर का बन जाता है आंतरिक। क्या बन जाता है? आंतरिक, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द बता दीजिए, ठीक है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? निस्वार्थी होगा ना, निस्वार्थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा हिम क्रीटनी किसकी रचना है? ठीक है, हिम क्रीटनी किसकी रचना है? तो ये माखन लाल चतुर्वेदी की है। किसकी? माखन लाल चतुर्वेदी की है, ठीक है। अगर हम बात करें माखन लाल चतुर्वेदी की कुछ प्रमुख रचनाएं की, देखिए हिम तरंगिणी भी है, ठीक है, और फिर हिम क्रीटनी भी है, हिम तरंगिणी है, फिर युग चरण है, साहित्य के देवता है और समय के पाँव। ये किसकी रचना है? सब माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? सभा में सभा में 50 लोग थे। अगर 50 कहता तो निश्चित संख्या हो जाती है, यहाँ पे लेकिन कह रहा 50 लोग थे, ठीक है। तो सीधी सी बात देखिए, परिमाणवाचक भाई इसमें तो कहीं ना कहीं संख्या की बात की गई है, ठीक। अब परिमाण में क्या होता है? नाप तौल का बोध होता है, तो ये आंसर तो वैसे ही गलत हो जाएगा। समुदायवाचक ये भी नहीं है, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक कब होता है? कि कह देता सभा में 50 लोग थे तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता है, लेकिन इसने बोला है कि 50 लोग थे तो निश्चित तो होगा नहीं। मतलब उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि क्या है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है जहां एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो वह अलंकार कौन सा होता है? मतलब समझिए फिर से, जहां एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे साथियों हमारा छेकानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उन्मीलन शब्द का विलोम बता दीजिए, ठीक है। उन्मीलन का क्या होता है? तो उन्मीलन का होता है साथियों निमीलन होता है। क्या होता है? निमीलन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मतलब शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है। उन्नयन, ठीक है, उन्नयन या उन्नयन या उन्नयन, बताइए कौन सा इसमें सही है? तो देखिए उन्नयन ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ये भी गलत है। उन्नयन को साथियों लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आधा ना, पूरा ना, ठीक है, उसके बाद फिर या और फिर पूरा ना, ऐसे उन्नयन लिखा जाता है। अब देखिए ऐसे कहाँ लिखा गया है? इसमें 3 ठो ना दे दिया, ये ऐसे ही गलत हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है साथियों?
रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार है। ठीक है, देखिए यहाँ हरि के जो चरण है ना, मतलब क्या करा, चरण कमल बंधु हरिराही, मतलब जो हरि के चरण है, ठीक है, हरि के चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा हो गया? रूपक अलंकार हो गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय हमने बार बार आपको बताया है कि देखिए उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय साथियों एक शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। शब्दांश बोले तो शब्द का अंश यानी शब्द का हिस्सा होते हैं। ठीक है, हमने आपको जब उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा तो हमने ये बताया था आपको जो उपसर्ग होता है ना, वो मूल शब्द के आगे जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वो मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। राइट, इसमें क्या पूछा था आपसे कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। अच्छा, उपसर्गों की संख्या पूछे कि हिंदी में कितनी होती है? 22 होती है। संस्कृत में कितनी होती है? 22 होती है ना। तो चलिए इसमें क्या पूछा आपसे कि कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। विदेशी, अत्यधिक, सुरेश या संयोग। देखिए विदेशी में भी उपसर्ग है, अत्यधिक में अति है, ठीक है, संयोग में सम है। ठीक है, सम प्लस योग से संयोग बन जाता है, लेकिन सुरेश के साथ कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो विदेश में कौन सा उपसर्ग होगा? वी उपसर्ग होगा। अत्यधिक में देख लीजिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका होता है अति जमा अधिक होता है। क्या होता है? अति जमा अधिक। ठीक है, तो उपसर्ग क्या यहाँ पे हो गया? यहाँ पे उपसर्ग आपका अति हो गया। राइट, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। बताइए तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। देखिए हमने आपको बताया था एक ट्रिक केटीएम 2, केटीएम 2 क्या है इसमें? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। और क्या पूछा आपसे? तालव्य। ठीक है, तालु, कंठ के बाद तालु आ गया, तो यहाँ से क, ख, ग, घ और अंगा ये कंठ वाले हैं। फिर च, छ, ज, झ, अइया ये हमारे तालु वाले हैं। और आपसे क्या पूछा है? तालव्य पूछा है, तो च, छ, ज, ये हमारे तालव्य हो गए। ठीक है, तो देखिए च, छ, ज, झ ये दिया है ना, ये तालव्य हो गए। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ यह किस प्रकार का वाक्य है। बताइए क्या किस प्रकार का है। तो साथियों ये क्या है? ये एक निषेध वाक्य नहीं। इस पर निषेध वाक्य मतलब वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। ठीक है, संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य कि सरल वाक्य। तो इसमें बोला मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, तो कौन सा वाक्य है? ये हमारा मिश्र वाक्य है। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? गिरधर शब्द में कौन सा समास है। गिरधर शब्द में कौन सा समास होगा? तो ये साथियों कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास की बात करें तो इसमें साथियों जो एक समास हमने क्या बताया, जब पढ़ाया आपको समास में बताया था ना, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। ठीक है, तो पूर्व पद और उत्तर पद, लेकिन जो बहुब्रीहि समास होता है साथियों ना, इनमें इसमें पूर्व और उत्तर पद, ठीक है, दोनों क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, और एक बात हमने आपको और बताई थी ट्रिक के माध्यम से, देखिए जितने भी देवी देवताओं के नाम होते हैं ना, वो सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ, इसमें ये समझ लीजिए कि इसका समास विग्रह क्या होगा। गिरिधर मतलब क्या है? कि गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण। अब देखिए हमने क्या बताया, बहुब्रीहि समास में ये किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है। ठीक है, जो शब्द होगा वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करेगा। तो गिरि को धारण मतलब गिरि मतलब पर्वत। ठीक है, तो पर्वत को कौन धारण किया था? कृष्ण जी ने धारण किया था। तो वही कह रहा है गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। आगे चले क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। पहला बता दीजिए। तो पहला 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 1975 ईस्वी में, वही कहाँ हुआ था? नागपुर में। नागपुर कहाँ है? भारत में। ठीक है, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर यानी भारत में हुआ था। राइट, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। बताइए क्या है? परीक्षा, मुमूर्षु, मुमूर्षु या पराच्छा। इसमें से शुद्ध वर्तनी किसका है? तो मुमूर्षु। देखिए जो है ना ये, यानी ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा तीर्ण पकड़ना। तीर्ण पकड़ना का अर्थ बता दीजिए। ठीक है, ये एक मुहावरा है तीर्ण पकड़ना, इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ होता है साथियों शरण में जाना। ठीक है, क्या होता है? शरण में जाना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अच्छा, कैसे बोल पड़ा? अचानक बोल पड़ा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कौन सा होगा? ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, जब हमने आपको क्रिया विशेषण पढ़ाया था तो हमने बताया साथियों कि क्रिया विशेषण होती क्या है। तो देखिए जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण होते हैं। हमने बताया 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, रीतिवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है। अब इसकी पहचान क्या होती है, ट्रिक के माध्यम से हमने ये भी बताया था। जैसे रीतिवाचक की पहचान करना, तो अब दिए गए वाक्य में कैसे लाकर क्वेश्चन करिए। ठीक है, कि
कैसे हंस पड़ा, तो उत्तर मिला कि अचानक हंस पड़ा। ठीक है, तो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्या रामायण सुंदर रचना है, रामायण सुंदर रचना है। ठीक है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है, तो सुंदर साथियों कैसा विशेषण है ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। कैसा है, गुणवाचक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए, ठीक है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे साथियों किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोष्टक का। ठीक है, अच्छा, अर्धविराम आपसे पूछा है, अर्धविराम कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ये अर्धविराम है, यहाँ नीचे पॉइंट एक ऐसे कामा होता है। ठीक, और उद्धरण चिन्ह कैसे होता है, ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा में होता है। ठीक, और निर्देशक चिन्ह ठीक ऐसे डैश लाइन होती है। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो कौन सी कृति के लिए हुआ था, तो इनको हुआ था साथियों नए इलाके। ठीक है, नए इलाके में अगर हम बात करें अरुण कमल की, देखिए अरुण कमल को नए इलाके में के लिए जो वर्ष 1996 ईस्वी में ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। ठीक है, द्रविड़ मतलब जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, मलयालम, तमिल, तेलुगु या गुजराती, कौन सी है, तो देखिए मलयालम भी है, तमिल भी है और तेलुगु भी है, लेकिन गुजराती थोड़ी ना है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा था कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, गुजराती नहीं है। आगे चलते हैं आप अपने पद्यांश पे। कह रहा लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरा। फिर कह रहा दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द क्या है बताइए, वीरांगना है, पुरुषत्ववान है, लड़ाकू है या पुरुषों जैसी। ठीक है, तो क्या है साथियों, वीरांगना है। क्या है, वीरांगना, क्योंकि जो हमारी लक्ष्मीबाई, झांसी लक्ष्मीबाई रानी जो थी, ये क्या थी, वीरांगना थी। ठीक है, अगर देखिए आपने सुना होगा जैसे वीर है, ठीक है, वीर मतलब क्या हमारा पुल्लिंग है, अगर वीर का अगर आप स्त्रीलिंग बनाते हैं ना तो बनेगा वीरांगना। क्या बनता है, वीरांगना। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब पूछा क्या है, इसका सही जवाब वीरांगना होगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है कवयित्री की अधिकांश रचनाएं बताइए, जो कवित्री हैं, कवित्री की अधिकांश रचनाएं, ठीक है, देशभक्तिपूर्ण है। कैसी, देशभक्तिपूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है इस कविता की कवित्री का नाम है, इस कविता की कवित्री का नाम क्या है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, तो कह रहा है इस कविता में प्रयोग किया गया है, कौन सा रस प्रयोग किया गया है, भक्ति रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस। साथ ही इसमें कहीं ना कहीं वीरता की भावना है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ वीरता की भावना प्रकट हो रही है, तो कौन सा रस प्रयोग किया गया है, वीर रस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर लास्ट है 37, कह रहा है उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है झांसी की रानी, 1857 का गदर, अंग्रेजों पर आक्रमण या रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी, यानी ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है।